हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स इन आवर चैनल फ्री सेल्फ स्टडी। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें हम नर्सिंग के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो फरवरी 2015 में हुआ था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का। इसमें हम मास्टर पेपर सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा सेट 1 का पार्ट 2 है। इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट के टोटल 44 क्वेश्चंस आए थे। 10 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में 11 से 44 तक जो क्वेश्चन बाकी के रहते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट के वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ड्रग इज। ऑप्शन है रैशेस विद ईचिंग, फीवर, रीनल कैल्कुलाई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैशेस विद ईचिंग। अब कई बार क्या होता है कि आपने जैसे एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप क्या है कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, तो आपको कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक बनानी पड़ती है और ट्रिक से उनको याद रखना चाहिए आपको। अब जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जनरल साइड इफेक्ट बताना है हमें पेनिसिलिन ड्रग का, इसमें से वर्ड पकड़ो पेनी। ठीक है, अब पेनी से कोई नुकीली चीज़ को आप याद करो कि जब जैसे कोई नुकीली चीज़ है, ठीक है, वो आपके हाथ में कहीं पे लग जाए तो क्या होगा, रैशेज हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे चोट लग जाएगी और वहाँ पे रैशेज टाइप हो जाएंगे और उसमें फिर इचिंग होने लगेगी। ठीक है, यहाँ से आपको ये वर्ड पकड़ना है। अब मैं 100% श्योर कह सकती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपके फिर से किसी एग्जाम में आ गया तो यह आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ड्रग इज, तो आपको इससे वर्ड पकड़ना है पेनी, कोई भी पेनी चीज़ लग गई है, नुकीली चीज़ लग गई है और वहाँ पे फिर रैशेज हो गया है। ठीक है, तो ये इसका जनरल साइड इफेक्ट होता है, रैशेज विद ईचिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। जो पेनिसिलिन होता है ये कैसी ड्रग होती है, ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, ये कोई एक ड्रग नहीं होती है, ये पूरा समूह होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो दवाइयाँ बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं उनका एक पूरा समूह होता है। इसमें जैसे ये ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन वी है, प्रोकेन पेनिसिलिन एंड बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो अब कई बार अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई आता है तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे पेनिसिलिन जी है उसका जो रूट है वो क्या होता है, कैसे वो दी जाती है, इंट्रावीनस से। ठीक है, पेनिसिलिन वी है जो वो माउथ से यूज़ की जाती है। प्रोकेन पेनिसिलिन एंड बेंजाथिन पेनिसिलिन है जो वो इंट्रामस्कुलरली यूज़ होती है। Penicillin antibiotics were among the first medications to be effective against many bacterial infections caused by Staphylococci and Streptococci. ये फर्स्ट मेडिकेशन है टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट, जो बहुत सारे स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ती हैं। ठीक है, हालांकि अभी जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के लिए कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसमें और भी दवाइयाँ बनती जा रही हैं। इसको सबसे पहले 1928 में डिस्कवर किया गया था, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कॉमनली पूछ लेते हैं कि जो पेनिसिलिन है उसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा आर। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एनर्जी इनटेक रेस्ट्रिक्शन, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो किससे रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। ठीक है, ये मोस्टली गर्ल्स में होता है और इसमें क्या होता है कि उनको ना डर होता है, इंटेंस फियर होता है, डर होता है ऑफ गेनिंग वेट, कि कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए, इसलिए वे क्या करेंगी, कोई भी जो एनर्जी इनटेक की कोई भी चीज़ है उसको रेस्ट्रिक्ट, उसको अवॉइड करेंगी, वो नहीं लेंगी। क्या कहेंगी वो, आई वॉन्ट ईट बिकॉज आई एम फैटी। ठीक है, अगर मैं खाऊंगी तो मैं और ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी और उनको वेट गेन होने का डर रहता है, इसलिए वो नहीं लेती। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ईटिंग, खाने से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बुलिमिया नर्वोसा। ये भी क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, डिस्क्राइब्ड बाय द इंजेशन ऑफ एन एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ फूड,
बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं इन शॉर्ट टाइम पीरियड में, बहुत कम टाइम में, फॉलोड बाय एन अटेम्प्ट टू अवॉइड गेनिंग वेट बाय पर्जिंग व्हाट वाज कंज्यूम्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई बंदा है वो क्या करेगा, जैसे कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा और उसके बाद उसे क्या लगेगा कि भाई नहीं, उसने तो कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया है और उसको वेट गेन होने से रोकना है, तो वह खुद के कुछ तरीके अपनाएगा। ठीक है, और उससे क्या करेगा, जैसे वोमिटिंग करेगा जानबूझ के, फोर्स्ड वोमिटिंग। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ लग्जेटिव्स का यूज़ करेगा जिससे स्टूल वगैरह में पास हो जाए। ठीक है, एक्सट्रीम और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ और एक्सरसाइज करेगा बहुत ज़्यादा ताकि उसका वेट ना बढ़े। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा नर्वोसा में आप डिफरेंस याद रखना। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो सिंपली क्या होता है कि भाई एनर्जी इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सिर्फ उन्हें वेट गेन होने का डर रहता है। बुलिमिया नर्वोसा में खाना भी खा लेते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड में, और उसके बाद में ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे उन्हें लगे कि हाँ भाई अब उनका वेट कम हो जाएगा, जानबूझ के वॉमिटिंग करेंगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कंपल्सिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते, फिर सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, खुद ही वोमिटिंग करी है, फिर खाना खा रहे हैं, फिर वोमिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज बोथ आर ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन थे हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर या नन ऑफ दीज। तो ये क्या है, दोनों ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो स्नेलन चार्ट होता है वो किसके लिए मेजर होता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्नेलन चार्ट, ये आपने देखा होगा, ये किसके लिए यूज़ होता है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में देखा है, आई चेक करवाने जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपसे इसमें से वर्ड्स पढ़वाए जाते हैं। तो विज़न, विज़न का मतलब क्या होता है, देखना। हियरिंग का मतलब सुनना, स्मेल सूंघना, टच छूना। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, विज़न से रिलेटेड है स्नेलन चार्ट। Paracetamol is not given to those patients who are already suffering from। पैरासीटामोल किसको नहीं देनी चाहिए, जो सफ़र कर रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास लीवर डिसऑर्डर, किडनी, लंग या जीआईटी डिसऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर डिसऑर्डर। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद आप ये क्वेश्चन भूल जाओ कि भाई पैरासीटामोल किसको नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको मोस्टली क्वेश्चन अभी याद ही करवा दूँ। तो पैरासीटामोल है, देखो आप इसको ऐसे याद रखो, जो पैरासीटामोल है वो मोस्टली हम नॉर्मल घरों में, सभी घरों में यूज होती है बुखार के लिए। ठीक है, सीधा पैरासीटामोल दी जाती है, सभी हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती है, सबसे मोस्ट कॉमनली टैबलेट है ये। तो इससे आप लाइव याद रखो। ठीक है, जैसे किसी को लीवर डिसऑर्डर है, ठीक है, अपने माइंड में इमेज बनाओ जैसे किसी बंदे को लीवर की बीमारी है। ठीक है, तो अगर उसने पैरासीटामोल खाई तो उसकी जो लाइव है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइव का मतलब क्या होता है, जीना। ठीक है, एग्जिस्ट करना। ठीक है, लाइव का मतलब भी तो जीना ही होता है ना। पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए उन पेशेंट को हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम, जिन्हें पहले से ही डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है, जिन्हें लीवर की बीमारी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर पैरासीटामोल दी लीवर डिसऑर्डर वाले को तो उसकी जो लाइव है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पैरासीटामोल देने से किसकी लाइव ख़त्म होगी, तो आपको यहाँ से ये जो है लाइव वर्ड पकड़ना है। ठीक है, पैरासीटामोल देते ही लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो लीवर डिसऑर्डर वाले को नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइसल्फिराम इज ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो डाइसल्फिराम ड्रग है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया, एड्स, एल्कोहलिज्म या मैनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्कोहलिज्म, ये एल्कोहल वाले पेशेंट को दी जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही हम किसी को डाइसल्फिराम ड्रग देते हैं तो उसकी बॉडी में ना बैड रिएक्शन हो जाती है। कब होती है, जब वह ड्रिंक करता है एल्कोहल की। ठीक है, इट causes unpleasant effects when even small amount of alcohol are consumed। जब वह अगर थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ एल्कोहल पीगा तो उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ भी अनप्लीजेंट इफेक्ट होने लग जाएंगे या कोई भी बैड रिएक्शन होने लग जाएगी। ठीक है, तो दीज इफेक्ट्स इंक्लूड, ये इफ़ेक्ट्स हैं जैसे उसे सिर में दर्द हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, वीकनेस, ब्लड विजन, मेंटल कन्फ्यूजन, स्वेटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी या एंजाइटी, उसे इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल इज। ठीक है, आपको सबको पता है 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम होते क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से जो बनी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल, न्यूक्लियस में पाई जाती है। कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इन फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, अब न्यूक्लियस को इन्होंने जूम किया तो बीच में यहाँ पे क्या है, क्रोमोजोम है। अब आपको दिख रही है कैसी स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये डीएनए है। इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर ऑप्शन आए 23 पेयर्स तो भी आपको गलत नहीं करना, या फिर 46 ऑप्शन में हो सकता है। अब इनमें से जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से ऑटोसोम्स भी होते हैं और एलोसोम भी होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 पेयर्स, ठीक है, 23 पेयर्स हैं टोटल, इनमें से 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं और जो 23rd पेयर होता है वो एलोसोम का होता है। एलोजोम क्या होते हैं, एलोजोम को हम सेक्स क्रोमोजोम भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये दोनों में अलग अलग होते हैं, आपको पता ही है। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं और मेल में एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्स होते हैं, एक्स वाई ये मेल के अंदर होते हैं और ये फीमेल के अंदर। और जो ये ऑटोजोम्स होते हैं लुक द सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, वो है ए बी। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर अगर पूछा जाए तो जो सबको दे सकता है वो होता है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑप्शन है फीमोरल, सियाटिक, पुडेंडल या थोरेसिक नर्व। तो लार्जेस्ट नर्व होती है सियाटिक नर्व। द सियाटिक नर्व इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इट बिगिंस इन द लोअर बैक से स्टार्ट होती है एंड रन्स थ्रू द बटक एंड डाउन द और लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब में जाती है ये। ठीक है, ये यहाँ पर होती है सियाटिक नर्व, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, रन्स थ्रू द बटक एंड डाउन द लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब के पास जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्म्स ट्यूमर अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, जो विल्म्स ट्यूमर है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन है हमारे पास लीवर, किडनी, यूट्रस या स्किन। तो यह जो होता है किडनी का होता है, इसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, विल्म्स ट्यूमर, नेफ्रोब्लास्टोमा। और अगर नेफ्रोब्लास्टोमा दिया जाए तो आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा लोगे कि ये जो है किडनी का ट्यूमर होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर इन चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे ये कोई चिल्ड्रन है, ये इसकी किडनीज हैं। ठीक है, इसकी किडनी में यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये विल्म्स ट्यूमर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन इन्फेंट बेबी बिकम्स ट्वाइस द बर्थ वेट एट द एज ऑफ। कोई भी इन्फेंट बेबी है तो उसका जो बर्थ वेट है वो ट्वाइस डबल कब हो जाता है, कौन सी एज पे उसका वेट डबल हो जाएगा, तो वो 6 मंथ की एज पे डबल हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है बेबी का वो क्या होता है 2.5 से 3.8 केजी तक हम एवरेज लेते हैं इसकी। और जिसका 2.5 केजी से कम होता है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, LBW, दैट इज लो बर्थ वेट बेबी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ। एंजियोग्राफी में हम किसको विजुअलाइज करते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्लड क्लोट्स या ब्लड वेसल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड वेसल्स। एंजियोग्राफी में क्या होता है, एक्सरे टेस्ट होता है, दैट यूजेज है, इसमें एक स्पेशल डाई यूज होती है और एक कैमरा होता है इसके अंदर टू टेक पिक्चर्स ऑफ द ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी में या वेन्स में। ठीक है, वहाँ के पिक्चर्स को देखता है ये। ठीक है, द डाई हेल्प्स हाईलाइट एनी ब्लॉकेज इन ब्लड फ्लो। ये जो डाई हम इसमें यूज़ करते हैं ये किस में हेल्प करती है, हाईलाइट एनी ब्लॉकेज। ठीक है,
अगर डाई जो है अगर उसका कलर अलग नहीं होगा तो क्या होगा, हमें वहाँ पे जो इमेज है वो साफ दिखाई नहीं देगी। और अगर हम ब्लड वेसल्स, आपको पता है जैसे आर्टरी, वेन या कैपिलरीज है मेनली, ठीक है, इनके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है तो वह अच्छे से दिख ही नहीं पाएगा, इसलिए हम इसमें डाई का यूज़ करते हैं। एक्सरे इमेजेस आर टेकन टू सी हाउ द डाई मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल, और जैसे जैसे डाई मूव्स करती है ब्लड वेसल में वहाँ की एक्सरे इमेज ले ली जाती है। जैसे एंजियोग्राफी, ये कैथेटर होता है एंजियोग्राफी में जो यूज़ होता है, और यहाँ पर ये डाई आपको दिख रही है, ठीक है, ये हार्ट के अंदर लगा रखा है ये कैथेटर, ये गया हुआ है यहाँ से, ठीक है, कैथेटर और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर वैक्सीनेशन इज डन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। एमएमआर वैक्सीन से, वैक्सीन को किसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको ये वाइल दिख रही होगी, इसमें भी लिखा हुआ है मीजल, मम्स और रुबेला, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एमएमआर दैट इज मीजल, मम्स और रुबेला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए टेस्ट का क्या नाम है, मोंटक, सिक, वीडल या वीडीआरएल टेस्ट। तो जो डिप्थीरिया टॉक्सिन फॉर सिक टेस्ट, ठीक है, डिप्थीरिया का जो टेस्ट होता है वो, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है सिक टेस्ट, ठीक है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो डिप्थीरिया टॉक्सिन का जो टेस्ट होता है या सिक टेस्ट होता है उसको कैसे करते हैं, वो इंट्राडर्मली किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, इंट्राडर्मल होता है, सबक्यूटेनियस होता है, कैसे होता है, तो ये इंट्राडर्मल होता है, याद रखना है इसको। राइस वाटर स्टूल इज ए सिम्टम ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें भी पजल हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। इट इज़ ए सिम्टम ऑफ कोलेरा, ठीक है, एक कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो विब्रियो कोलेरा की वजह से होती है, कोजिंग सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, और कोलेरा की वजह से बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। मोस्टली जो कंटेमिनेटेड वाटर और पुअर सैनिटेशन वाले एरिया में रहते हैं वो मेन कोज होता है कोलेरा होने का उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, इनमें से कौन सा आयन है जो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, तो वो है कैल्शियम आयन। Clotting also requires calcium ion and about a dozen other protein clotting factors। आपने clotting factors पढ़े होंगे, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे clotting factor भी होते हैं कि अगर हमें इंजरी हो जाए तो वो उस टाइम पे ब्लड को क्लोट करे और हमें जल्दी से ठीक करें। लेकिन तो इसमें से जो कैल्शियम है वो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। और एक बात और याद रखने की है कि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं कोई, तो अब क्लोटिंग फैक्टर है तो उस ब्लड के अंदर भी क्लोटिंग फैक्टर होगा, तो वो ब्लड क्लोट ना हो तो इसलिए उसमें जो ब्लड बैंक्स होते हैं वो एक चिलेटिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है, जिससे जो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा और ब्लड विल नॉट क्लोट इन द बैग, और उस बैग के अंदर जो ब्लड है वो क्लोट नहीं होगा। चिलेटिंग एजेंट, जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं इनको मोस्टली हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं पेशेंट्स बॉडी ऑफ पॉइजनस मेटल एजेंट्स। अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है, मरकरी, अर्सेनिक या लेड पॉइजनिंग हो गई है तो हम चिलेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और ये चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकली इनर्ट, मतलब निष्क्रिय कर देते हैं रासायनिक रूप से, फोम दैट कैन बी एक्सक्रीटेड विदाउट फर्दर इंटरेक्शन इन द बॉडी, और उसको जो है बॉडी में और इंटरेक्शन जो है और नहीं करने देती और उसको बॉडी से इजीली एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, इन मेटल्स के साथ में अगर किसी भी मेटल की पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें हम चिलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और चिलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, उस मेटल को अपने साथ बाइंड कर लेंगे और उसको फिर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि वो फॉर्म निष्क्रिय हो जाएगी और वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, जिससे वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट, इजीली बाहर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प, इसका सभी को पता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है।
विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोजल करने का सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंसाइनरेशन। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो इंसाइनरेशन प्रोसेस होता है, इसमें मटेरियल को ना बहुत सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल, इसमें वेस्ट मटेरियल को बर्न कर दिया टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड मास, जिससे उसका क्या होगा, वॉल्यूम और मास जो है वो कम हो जाएगा। एंड समटाइम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। What is the basic functional unit of kidney? ऑप्शन है रीनल कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या रीनल मेडुला। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। और जो ये नेफ्रॉन होता है, वैसे तो इसके मतलब अगर हम ये पूरा टॉपिक पढ़ने लग जाएं या कोई भी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बस इसके आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रही हूँ। जो नेफ्रॉन होता है उसकी मेनली टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो मेजर पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, रीनल कॉर्पसल होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। रीनल कॉर्पसल जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है और बोमेंस कैप्सूल होता है, ये पार्ट होते हैं रीनल कॉर्पसल के। और जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसके पार्ट होते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कनेक्टेड ट्यूब्यूल। जैसे ये किडनी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये करके दिखाया है आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ने इसको सराउंड किया हुआ है, ऐसे सराउंड किया हुआ है इसको। पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट है, ये लूप ऑफ हैनले है, इसमें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मेमोरी एंड कोग्निटिव फंक्शन इन ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन के अंदर जो उनकी मेमोरी को और कोग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट करता है वो डिसऑर्डर कौन सा होता है? इंसोम्निया, पैरानोया, अफेजिया या डिमेंशिया। तो इसका आंसर है डिमेंशिया। जो डिमेंशिया होता है एक्चुअली इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जो बताता है कि भाई ब्रेन का डिसऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, एसोसिएटेड विद ए डिक्लाइन इन मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी याददाश्त होती है वो कम हो जाती है। जैसे कोई बंदा है वो कुछ चीज़ें रख के भूल जाएगा कहीं पे उसने कहाँ पर रखी हैं, कोई भी रिसेंट का इवेंट्स जो है वो उसे याद नहीं रहेगा। और अदर थिंकिंग स्किल्स सीवियर एनफ टू रिड्यूस ए पर्सनस एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़। और ये सब चीज़ें जो है उसकी जो प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी अफेक्ट करती हैं। अल्जाइमर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। जो डिमेंशिया होता है उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे जो अल्जाइमर होता है वो इसका सबसे मेन टाइप होता है, ठीक है। एक लेवी बॉडीज़ होता है, डिमेंशिया इन लेवी बॉडीज़। एक फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया होता है, ठीक है। ये बहुत टाइप होते हैं, जब मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी डिमेंशिया का तो उस टाइम पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज एसोसिएटेड विद हाई फैट डाइट। अगर कोई बंदा हाई फैटी डाइट ले रहा है तो कौन सा कैंसर उसे हो सकता है? ओवेरी, लंग, लीवर या कोलोन का कैंसर? हाई फैट डाइट से होता है कोलोन का कैंसर। कोलोन इज ऑल्सो नोन एज द लार्ज बाउल और लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं हम इसको। इट इज़ एन ऑर्गन दैट इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। ये पार्ट असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। तो याद रख लेना, कोई भी ट्रिक बना लेना इसकी आप बनाओ तो हाई फैट डाइट से कौन सा कैंसर हो सकता है। जैसे किसी को हाई फैटी डाइट नहीं लेनी, ठीक है, तो वह इसके लिए डॉक्टर से पूछने जाएगा तो वह उसको कॉल करता है, ठीक है। आप याद रख लेना, जैसे किसी बंदे को फैटी डाइट नहीं लेनी है तो उसको किसी न किसी का कैंसर है तो वह इसके लिए क्या कर रहा है, डॉक्टर से अपनी डाइट के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रहा है उसके पास, ठीक है, कॉल फोन कर रहा है उसके पास, ठीक है, कोलोन कैंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट बिकॉज। जो इंसुलिन है उसको हम ओरली नहीं देते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली इंसुलिन का रूट होता है वो हम उसको सबक्यूटेनियसली देते, तो इसको ओरली क्यों नहीं दिया जाता?
तो इसका रीज़न है इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अगर ये ख़त्म हो गई तो इसका लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए इसे ओरली नहीं दिया जाता। इन रियल जो इंसुलिन होता है वो एक हार्मोन होता है, आपने पढ़ा होगा, जो पेनक्रियाज है वो हार्मोन सिक्रेट करती है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन भी एक हार्मोन ये सिक्रेट करती है, जो किस में हेल्प करता है, कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर। जो शुगर का लेवल जो है हमारी बॉडी में, ब्लड में, वो कंट्रोल करता है। इफ़ योर बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो सही से नहीं बन रहा, और इफ़ इट डज नॉट यूज़ द इंसुलिन इट मेक्स इफेक्टिवली, और या फिर वह बन तो रहा है लेकिन वह यूज़ इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, दैट रिजल्ट्स इन द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़। ठीक है, तो हमें डीएम दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। तो जो इंसुलिन दिया जाता है वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिया जाता है। पीपल विद डायबिटीज़ नीड ट्रीटमेंट, उनको आवश्यकता होती है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन देयर ब्लड, कि भाई उनके ब्लड में शुगर ना बढ़े ज़्यादा, इसलिए उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इंसुलिन इज़ मैन्युफैक्चर टू क्लोजली रिजेंबल अवर नेचुरल ह्यूमन इंसुलिन। जो ह्यूमन इंसुलिन होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, तो उसका रिजेंबल जो उससे मतलब क्लोजली मैच करता है, वो इंसुलिन मैन्युफैक्चर्ड बनाया जा रहा है। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन अवेलेबल, और बहुत टाइप के इंसुलिन अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, इनमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, और जो विटामिन ए होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द पिगमेंट्स इन द रेटिना ऑफ आई। अब रेटिनोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पिगमेंट प्रोड्यूस करता है आई के रेटिना पार्ट में। विटामिन ए प्रोमोट्स गुड विजन स्पेशली इन लो लाइट। ठीक है, विटामिन ए जो होता है वो गुड विजन क्रिएट करता है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अब किसी को जैसे चश्मे लगे हुए हैं, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई हरी पत्तेदार सब्जियां खाया करो, उससे जो चश्मा है जो आपका वो उतर जाएगा, क्योंकि वो विज़न में हेल्प करता है। विज़न में कौन सा हेल्प करता है, विटामिन ए हेल्प करता है। ठीक है, उसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, वह आपके विज़न में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू बैग इज, एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अब आप इसके नाम से ही इसकी फुल फॉर्म से ही समझ सकते हो कि ये क्या है, आर्टिफिशियल ये है, मैनुअल क्या होता है, मैनुअल होता है रिलेटेड टू हैंड्स। ठीक है, रिलेटेड टू और डन विद हैंड्स। ब्रीदिंग यूनिट होती है, मतलब अगर कोई किसी बंदे को ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, नॉट ब्रीदिंग एडिक्वेटली, एडिक्वेट ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, तो इस डिवाइस का यूज़ करके उसे ब्रीदिंग दी जाती है। इसे मैनुअल रिससिटेटर भी बोलते हैं या सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं। ये हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, कॉमनली यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पेशेंट्स हु आर नॉट ब्रीदिंग एडिक्वेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट रेट या बीट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इज, न्यूबॉर्न बेबीज की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 120 से 140 बीट्स पर मिनट होती है। थैलेसीमिया इज ए कंजेनाइटल, थैलेसीमिया कंजेनाइटल क्या होता है, कंजेनाइटल होता है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो बीमारी बर्थ से ही प्रेजेंट है वो, उस वर्ड को हम कंजेनाइटल बोलते हैं। तो अब इसके ऑप्शन है हमारे पास, डिफेक्ट इन बोन्स, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरल डिफेक्ट या मस्कुलर डिफेक्ट। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। थैलेसीमिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल बनता है। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 प्रोटीन चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। थैलेसीमिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल इज अफेक्टेड। अब अगर जो हीमोग्लोबिन है उसकी अल्फा चेन में डिफेक्ट होएगा तो क्या होएगा, अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में डिफेक्ट होएगा तो क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है। इट कैन लीड टू माइल्ड टू सीवियर एनीमिया, इससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन,
द डिसऑर्डर रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी बीइंग डिस्ट्रॉयड विच लीड्स टू एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया के अंदर बहुत सारी जो आरबीसी होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और अगर ये ख़त्म हो गई बहुत सारी आरबीसीज तो क्या होगा, वह लीड्स कर सकता है एनीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थैलेसीमिया इज ए कंजेनाइटल। तो इसका आंसर आपको पता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन है ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस या वेजाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यूनियन, जुड़ते हैं क्या, ह्यूमन एग और स्पर्म, यूजुअली अकरिंग इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कई बार क्या होता है ऑप्शन में इनका भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब के भी जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम दे देते हैं ऑप्शन में, तो आपको ये पार्ट भी याद रखना है अगर आपके ऑप्शन में आ जाए। ये जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब में ये पार्ट क्या है, इस्थमस है इतना, और ये जो इधर ये जो पार्ट है ये वाला एम्पुला पार्ट है, ये इनफंडिबुलम में ये फिम्ब्रिए ओवरीज इससे अटैच होती हैं, ठीक है। तो जो इसका ये वाला पार्ट होता है एम्पुला, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज यूनियन ऑफ ह्यूमन एग एंड स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर कलर इन ह्यूमंस टर्न वाइट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स। जो इंसानों के बाल वाइट हो जाते हैं तो वो कौन सी पिगमेंट की वजह से होते हैं। ऑप्शन है मिलेनिन, मेलाटोनिन, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन। इसका जो आंसर है वो है मेलानिन। द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज देयर कलर। मेलानिन क्या होता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को, हेयर को और आईज को उनका कलर देता है। जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनमें ये मेलानिन जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दोस जो लाइट स्किन पीपल होते हैं, उनके कंपैरिजन में डार्क बंदों में ज़्यादा होता है। और ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। सबको पता है रिकेट्स होती है, जो रिकेट्स होती है चिल्ड्रन में होती है, और अगर अडल्ट्स में इसको बोला जाए तो इसको ऑस्टियोमेलेशिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन, जो हमारी बोन्स है वो बहुत ही सॉफ्ट और वीक हो जाएंगी, बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी। और जो विटामिन डी होता है ये हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जैसे किसी में कैल्शियम कम है तो उसको विटामिन डी के पाउचेस देता है, क्यों देता है वो, ताकि जो उसका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, ठीक है। जैसे वो कोई भी कैल्शियम ले रहा है मिल्क के द्वारा ले रहा है तो वह एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। The white lines formed in the lower part of abdomen during pregnancy are called। जो white lines होती हैं एब्डोमन के नीचे प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको स्ट्रे ग्रेविडेरम बोलते हैं। यहाँ पे दिख रही है आपको ये जो जितनी भी वाइट लाइन से ज़्यादा ये स्ट्राई ग्रेविडेरम, और बीच में जो ये एक लाइन बनती है ये लीनिया निग्रा होती है। जो स्ट्रे ग्रेविडेरम होती है इनको हम प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं। स्ट्रेच मार्क्स अपीयर टू बी कोज्ड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। अब इनको स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं तो ये किसकी वजह से, स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन की वजह से होती हैं। इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्कैरिंग ऑफ द स्किन ऑफ द एब्डोमिनल एरिया ड्यू टू सडन वेट गेन। जैसे प्रेगनेंसी में एकदम से वेट गेन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्कैर बन जाते हैं, और जो डर्मिस है वो टीयर हो जाएगी और स्ट्रेच मार्क्स बन जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर ऑर्गेनेलीज दैट एक्ट लाइक ए डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये कैसे एक्ट करती हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना बिल्कुल वैसे एक्ट करती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, विच टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेंगी, ब्रेक्स देम डाउन, उनको ब्रेक करेंगी और फिर हमें एनर्जी देंगी, क्रिएट्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया टीनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल दैट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करती है फ्रॉम फूड से, और यही रीजन होता है, फॉर दिस रीजन इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करती हैं,
ठीक है, एक्ट्स लाइक ए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए उन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल की स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सिम्टम ऑफ पेम्फिगस डिजीज कंडीशन इज, ऑप्शन है रेड स्पॉट, ब्लूइश स्पॉट, स्मॉल वेसिकल या लार्ज वेसिकल्स। पेम्फिगस डिजीज क्या होती है, अब ये देखो, पेम्फिगस इज ए रेयर ग्रुप होता है ऑफ ब्लिस्टरिंग ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट्स द स्किन एंड म्यूकस मेमोरी। ये वर्ड आपको याद रखना है, इसमें क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज में आपने पढ़ा होगा, देखो ऑटो अपने आप जो हुई, इम्यून इम्यूनिटी की, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, जैसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे लड़ती हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है, वह ना जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनको ही गलती से फॉरेन सब्सटेंस मान लेते हैं और उनको ही खाने लग जाता है, उनको ही हार्म पहुंचाने लग जाता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी बीमारी में होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वह अपनी ही बॉडी की सेल्स को खाने लग जाएगा, तो क्या, ऑटो इम्यून डिजीज़। ब्लिस्टरिंग जैसे छाले टाइप में बनना, ठीक है, अफेक्ट्स द स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो पेम्फिगस डिजीज आपको याद रहेगा ना, ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टर बनते हैं इसमें, और यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो जो ब्लिस्टर बन रहे हैं इसमें, ये छोटे नहीं होते, बहुत ही बड़े होते, लार्ज वेसिकल्स होते। वेसिकल्स भी क्या होता है, ब्लिस्टर, और इनमें पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ फीटस मोमेंट बाय मदर इज नोन एज, जो मदर होती है वो जब बच्चे की जो फीटस की मोमेंट को जब फील करती है फर्स्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। गायनेकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो मदर है जैसे ही वह बच्चे की फीटस की मोमेंट को फील करती है तो उस वर्ड को हम क्विकनिंग बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, के लिए फूड को बिल्कुल क्रश करना है, ग्राइंड करना है, तो उसके लिए कौन से टीथ का हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मोलार, ये आपका ऑप्शन है, मोलार यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ से आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आगे जो है इंसीजर है, लेटरल इंसीजर है, उसके बाद में कैनाइन है, ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलार, सेकंड, फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार, थर्ड मोलार, ये जो लास्ट में ये मोलार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स इज कोज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ, जो चिकन पॉक्स है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो इसके वायरस का नाम भी आपको याद रखना है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भाई ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। तो ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस वायरस का नाम क्या है जिससे चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आऊँ तो मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में आपको एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूँगी तो आपके फ़ोन में उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।